नमस्कार। जो उम्मीद है मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। अ, मुझे लगता है कि कुछ लोग जुड़ गए हैं। नमस्कार नीरज जी, जनसुलभ पुस्तकालय के अर्पण कुमार जी, डॉक्टर DM मिश्र जी नमस्कार। नीरज जी ने कहा आवाज़ आ रही है। दरअसल अर्पण जी ने कहा था कि कुछ अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बताएं, कविता के साथ साथ कुछ बातचीत भी हो। तो जो मित्र यहाँ जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आगे अपने कुछ सवाल यदि रखना चाहें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनके साथ बातचीत होगी। और जहाँ तक रचना प्रक्रिया की बात है तो मुझे लगता है कि हम सब कविता के और साहित्य के, और जहाँ से ये साहित्य की तमाम विधाएं आती हैं, तमाम रचनाएं आती हैं, जीवन के भोक्ता हैं। हम जो जीवन जीते हैं और अ, अनुभव से जिन चीज़ों को जानते हैं, दूसरों के सुख दुख, दूसरों की अनुभूतियों को अनुभव करने की जो सामर्थ्य हासिल करते हैं, उनके आधार पर, उनकी बिना पर हम अपनी रचनाएं करते हैं। तो मेरी रचनाएं भी उसी प्रक्रिया से आती हैं, उससे अलग नहीं हैं। ये है कि आपका अनुभव आज जो है, आज यदि दिल्ली के चारों ओर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली में कल रात से काफी वर्षा हो रही है, गरज के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो उन किसानों की पीड़ाओं को का अनुभव आप कर सकते हैं। वो किस तरीके से 1.5 महीने से या महीने से ऊपर से के समय से वहाँ हैं, और किन स्थितियों को इन दिनों जूझ रहे हैं। लेकिन वो तत्काल कविता में आए, ये आवश्यक नहीं है, ये संभव ही नहीं है। आपकी अनुभूतियां अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय पर और अलग अलग जगहों पर प्रकट होती है। कम से कम मैं तो यही पाता हूँ अपनी रचनाओं के साथ। वो तत्काल उसी रूप में अ, शायद रिपोर्टों में आ जाए, किसी कहानी में भी आ जाए। कविता में आने में वक्त लगता है। कविता एक संश्लिष्ट विधा है, जैसा है वैसा ही हम नहीं रख देते। और कई बार वो दीगर अवसरों पर जो सीधे सीधे वो अवसर नहीं है, यानी हम आंदोलन की बात जहाँ नहीं कर रहे हैं या जहाँ हम पलायन की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी दूसरी जगहों पर भी वो चीजें आती हैं और उनसे रचना पुष्ट होती है, बहुअर्थी बनती है, कमजोर नहीं होती। इस आरंभिक वक्तव्य के साथ कुछ और चीजें अर्पण जी ने पूछा है, बीच में फिर उस पर आगे चर्चा करूंगा। मेरी पृष्ठभूमि के बारे में, जो रचना की पृष्ठभूमि बनती है या कवि की पृष्ठभूमि, उसके बारे में भी उन्होंने पूछा। तो उन सब बातों पर आगे बात करें। मुझे लगता है कि कविता पाठ आरंभ करूं। बहुत संभव है कि कई लोगों ने इन कविताओं का आस्वाद लिया हो। इसमें से कुछ कविताएं पहले की हैं,
दोनों संग्रहों में संकलित हैं, और कुछ बाद की, और आगे कुछ एकदम नई कविताएं भी पढ़ूंगा। स्त्रियों से दरअसल हमारी जो निर्मिति है वो किसी न किसी स्त्री की के मार्फत है, और अ, न केवल जन्म जन्म के बाद का वक्त भी, जीवन पर्यंत पुरुष स्त्रियों का ऋणी रहता है, ऋणी रहना चाहिए। हालांकि इसके विपरीत सोच वाले भी लोग होंगे, मिलेंगे, उदाहरण आते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन पर्यंत स्त्रियों का ऋण उतारा नहीं जा सकता। इसलिए बार बार अलग अलग रूपों में स्त्रियां आपके पास आती हैं, कविता का प्रतिपाद्य भी बनती हैं। तो स्त्रियों पर अनेक कविताएं लिखी हैं। कुछ कविताओं से शुरू करता हूँ वहीं से। एक दाना दो वो अनेक दाने देगी अन्न के। एक दाना दो वो अनेक दाने देगी अन्न के। एक बीज दो वो विशाल वृक्ष सिरजेगी घनी छाया और फल के। एक कुआं खोदो वो जल देगी शीतल, अनेक समय तक अनेक लोगों को तृप्त करती। धरती को कुछ भी दो, धरती को कुछ भी दो, वो और बड़ा दोहरा तिहरा करके लौटाएगी। धरती ने बनाया जीवन सरस, रहने सहने और प्रेम करने लायक। स्त्रियां क्या धरती जैसी होती हैं? ये मेरे दूसरे संकलन की पहली कविता है, और जो संकलन से बाहर इसी श्रृंखला की कविता है एक, उसी शीर्षक से, स्त्री शीर्षक से, स्त्री दो। ये संख्या मैं सुविधा के लिए बोल रहा हूँ। सूरज की तरह कौंधती माथे पर बूंदे पसीने की। सूरज की तरह कौंधती माथे पर बूंदे पसीने की। धौंकनी के साथ उठते गिरते हाथ और छाती एकसार। तपिश की मुस्कान चौड़ी होती जाती, चेहरे पर बढ़ती जाती कौंध। वह चांद की तरह चमक रही थी, माथे पर चांद का गोदना गोदे। तन मन लाल हो रहा था उसका, सृजन का ताप भरे। लाल लोहे में धौंकनी में आत्मा चमकती ललछौही। लाल लोहे में धौंकनी में आत्मा चमकती ललछौही। आत्मबल दिखता सुर्ख लाल तप्त, नया रूप धरने को तत्पर, जिसे ठोंक पीट कर वो नए शक्ल देती, नए आकार। रचना में उसकी लोहा था खालिश, आत्मा में मजबूत। रचना में उसकी लोहा था खालिश, आत्मा में मजबूत। जीवन के ताप से ढला हुआ, धरती पर जो ठोस था टिकाऊ और धारदार। धरती पर जो ठोस था टिकाऊ और धारदार, जिसे लेकर दूरबीन से लड़ा जा सकता था, आगे बढ़ा जा सकता था, नया गढ़ा जा सकता था, उसी ने रचा था। और नीरज जी कह रहे हैं कि कविता पाठ के बाद संवाद रखें, उसी समय सवाल करेंगे। मुझे लगता है बीच बीच में कुछ बात होती रहे तो अच्छा है। बहरहाल ऐसा भी किया जा सकता है। और ये एक कविता है प्रतिरोध।
कठिन होता है पहचानना चेहरा प्रेम में डूबे आदमी का। कठिन होता है पहचानना चेहरा प्रेम में डूबे आदमी का। उसका चेहरा उसका नहीं रह जाता, आदतें उसकी नहीं। सबसे बड़ी बात कि बदल जाती है सोच उसकी। वह आईना बन जाता है प्रियतम का। प्रेम सब कुछ बदल देता है। शीर्षक है प्रतिरोध। प्रेम सब कुछ बदल देता है। बचपने की उम्र से निकल आए लोगों, सोचो किससे लगन लगा रहे। केवल स्त्री पुरुष का नहीं होता प्रेम, केवल दिल और देह का खेल नहीं है। दिमाग में जा बैठता है जेहन में, आत्मा से एकात्म बैठाता बदलता वजूद। इसलिए सोचो, गीदड़ से प्यार करोगे गीदड़ बन जाओगे। गीदड़ से प्यार करोगे गीदड़ बन जाओगे। सांप से प्यार करोगे सांप बन सकते हो। भेड़िए से प्यार तुम्हें भेड़िए सा खूंखार बना देगा। कायर का साथ कायर बना सकता है, दिलेर का प्यार दिलेर। इसलिए प्रेम करो पर सावधानी से, देखो तुम किसे प्यार कर रहे हो। प्रेम में डूबा आदमी आईना है प्रियतम का। प्रेम में डूबा आदमी आईना है प्रियतम का। हर हाल में मुक्त करता है प्रेम और निर्भीक। इतना कि बंधन सब ढीले पड़ जाएं, दीवारें अड़अड़ा कर गिर जाएं। इतना हल्का बनाता कि उड़ सको मनचाही उड़ान। इतना तनु कि कुछ भी भूल सके तुम में, तुम समा सको कहीं भी। आजाद होना चाहते हो तो प्रेम करो। आजाद होना चाहते हो तो प्रेम करो। नफरतें मिटाने के लिए प्रेम करो। प्रेम करो बंधनों को तोड़ने के लिए। दीवारें ढहाने के लिए प्रेम करो। प्रेम करो बंधनों को तोड़ने के लिए। दीवारें ढहाने के लिए प्रेम करो। हर विभाजन के खिलाफ प्रेम करो। जुल्मतें मिटाने के लिए प्रेम करो। दुशासन हटाने के लिए प्रेम करो। और ये पुरानी कविता है, तब की लिखी गई, जो मुझे लगता है कि प्रासंगिक बनी ही हुई है। बहुत बार होता है कि रचनाएं लिख ली जाती हैं और उस समय कुछ समय तक पसंद भी की जाती हैं, फिर उनका शायद औचित्य खत्म हो जाता है। लेकिन कविता की खूबी ये है कि वो दोबारा वापसी करती है। इसीलिए हम आज गालिब को भी याद करते हैं और कबीर को भी याद करते हैं और तुलसी को भी याद करते हैं। और मुझे लगता है इन सब को आगे भी आने वाले किसी भी समय में वक्त आने पर याद करते रहेंगे। ये जो कविता की पुनर्वापसी है, वो वही उसे जीवित रखती है, वही उसे उसे और रचनाकार को दोनों को स्थायी स्मृति का हिस्सा बनाती है। ये कविता जब टेलीविजन लोकप्रिय हो रहा था और प्राइवेट टेलीविजन 20 साल पहले की बात हुई या उससे भी पहले की शुरुआत हो रही थी, तब लिखी गई थी टेलीविजन स्क्रीन पर। शीर्षक है टेलीविजन स्क्रीन पर। समुद्र के भीतर अचानक उग आता है एक पार्क, हरी घास और फूलों के साथ। समुद्र के भीतर अचानक उग आता है एक पार्क,
हरी घास और फूलों के साथ गुफाएं और आकृतियां भी उगाती हैं। लड़कियां मछलियां बन जाती हैं। लड़कियां मछलियां बन जाती हैं जो चमकती हैं तारों और बिजली के बल्बों की तरह। गुफाओं से निकलती हैं कुछ और आकृतियां, नाचने लगती हैं। उनके चेहरे पहचाने नहीं जाते, दिखाई नहीं देता शरीर। भगदड़ मच जाती है मछलियों में। कुछ उनमें से निगल ली जाती हैं अपने मत्स्य रूप में। कुछ यहाँ वहाँ छिपने में हो जाती हैं कामयाब। कुछ उनमें से निगल ली जाती हैं अपने मत्स्य रूप में। कुछ यहाँ वहाँ छिपने में हो जाती हैं कामयाब। कुछ अपना चेहरा वैसा ही बना लेती हैं प्रेतमय और कूदने लगती हैं उनके बीच, उनके साथ। ऐसा बार बार होता है, रोज रोज। औरतें बताती हैं दुनिया का हाल। जवान हो रही लड़कियां उतारती जाती हैं अपने कपड़े विज्ञापन में। साबुन धो डालता है उनके शरीर। इस दृश्य में हमारे समय के बच्चे सीखते हैं नहाने और स्वस्थ रहने की तहजीब। साबुन धो डालता है उनके शरीर। इस दृश्य में हमारे समय के बच्चे सीखते हैं नहाने और स्वस्थ रहने की तहजीब। उनमें से कुछ परेड करती हैं मंच पर नहाने के बाद। कपड़ों को देती हैं एक नई तहजीब। एक ने एक एक कर बताया जाता है सौंदर्य प्रतियोगिताओं के बारे में कि समृद्ध परंपरा रही है भारत में, कि अकूत सौंदर्य से भरा पड़ा है भारत देश। विश्व विजय की जा सकती है जिनसे बार बार। हम अपनी स्त्रियों को देखते हैं कुछ संकोच कुछ हकारत से। हम अपनी स्त्रियों को देखते हैं कुछ संकोच कुछ हिकारत से। फिर देखते हैं टेलीविजन की ओर। हम कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ समझना, लेकिन उसका अवसर नहीं दिया जाता। हमें बताया जाता है आज कितने विश्व विजेताओं ने प्रवेश किया दुनिया के सबसे संभावनाशील और उर्वर बाजार में। कितने तोड़न द्वार लगाए गए उनके लिए। कितने डॉलर लेकर आए वे। देश का बाजार भाव कितना बढ़ेगा उससे। अचानक कुछ और स्त्रियां आ जाती हैं तभी कूल्हे मटकाती। अचानक कुछ और स्त्रियां आ जाती हैं तभी कूल्हे मटकाती, जो बताती हैं उनके ब्रह्मजीत उत्पादों के बारे में कि हमारी स्त्रियां भी बन सकती हैं विश्व सुंदरियां। कि हमारी स्त्रियां भी बन सकती हैं विश्व सुंदरियां जिनसे और और ऊपर उठाया जा सकता है इच्छाओं का स्तर। कि विश्व का सबसे बेहतर जीवन जिया जा सकता है इनके जरिए। अंतराल में कुछ अन्य स्त्रियां दिखाई जाती हैं, माथे पर पानी से भरे मटके ढोती, कुछ चापाकल चलाती। हमें बताया जाता है 70 साला उपलब्धियों के बारे में। पानी मिल जाता है गाँव में अब। कुछ कुछ स्त्रियां कुछ स्त्रियां सायास हंसती हैं कैमरे के सामने, जिनसे खुशहाली का बोध कराया जाता है। हम सोचना चाहते हैं कुछ दूसरी चीजें, मसलन साफ हवा। कभी बहुत सारी चमचमाती कारें आ जाती हैं, चुंधियाती हुई हमारी आंखें। हम देखना चाहते हैं जो वहां नहीं होता। हम समझना चाहते हैं चीजें, गतिविधियां, समझ नहीं पाते। दोष हमारा है पूर्णतः। हम अपने बच्चों को देखते हैं चुधियाई आंखों से। बेवाक नजरें टिकाए होते हैं अपनी माओं पर। उनकी माएं बदले में निर्विमेष देखती हैं हमारा चेहरा। सब समझने की कोशिश करते हैं, सब चुप रहते हैं। अचानक उठती है हमारे घर की सबसे छोटी मछली, कैटवॉक करती है, बीच बीच में सेल्फी लेती। उसके कपड़े धीरे धीरे कम होने लगते हैं
और हमारी चुधियाई नजरें बंद, हमने ही रची है यह दुनिया उनके लिए। ये थोड़ी लंबी कविता थी, लेकिन मुझे लगा कि आज भी ये समकालीन है। कह रहे हैं कि प्रेम 3 ये दूसरे संकलन में है, प्रेम श्रृंखला की कविताएं, और सृजन कविता भी संभवतः सुनाए। तो पहले इसे सुनाता हूँ। प्रेम श्रृंखला की कविता है, कई कविताएं हैं प्रेम शीर्षक से, इनमें एक एक कविता संकलन में प्रेम 3 है, प्रेम शीर्षक से ये कविता। चिलचिलाती धूप से सूरज से प्यार, चिलचिलाती धूप से सूरज से प्यार, हवा की सरसराहट से बादल से प्यार, बिजली की कड़कड़ से मेघों की रिमझिम से पानी से प्यार, बैलों से हल से खेत जोतते किसान से, घुटने भर पानी में बिचरे रोपती औरत से, धन खेत की हरियाली से मटर के फूलों से प्यार, प्यार हर फसल से, प्यार हर फसल से, फूल और फल से, हरियाई आंखों से, उम्मीद से, सपनों से प्यार, कोहरे से, प्यार कोहरे से, अंधकार से, धुएं से, प्यार आग से, तपिश से, ठिठुरन से, दूर टिमटिमाते चिराग से प्यार, खुरदुरे हाथों से, चमकती आंखों से, स्तन से मुख स्तन से मुंह लगाए बच्चे से, गुनगुनाती औरत से प्यार, प्यार तुमसे ओ जीवन, तुमसे प्यार। सृजन शीर्षक की कविता। ये नहीं याद है कि कहाँ पे हुई। ये कविता मैंने जो कविताएं सोच रखी हैं उस क्रम में नहीं है ये दोनों कविताएं, फिर भी क्योंकि आप लोगों की इच्छा है। कविता का शीर्षक है सृजन, और ये भी प्रेम कविता है। उस मोड़ पर खड़ा हूं जहां गुलजार में लिखा, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते। उस मोड़ पर खड़ा हूं जहां गुलजार ने लिखा, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते। यही वह मोड़ है जहां मिलते रहे हैं प्रेम करने वाले। यही वह मोड़ है जहां मिलते रहे हैं प्रेम करने वाले, दुनिया भर के हर समय में काल की सीमाएं उलांग। बार बार लौटता है यह मोड़ उनके जीवन में, जहां वे ठिठकते हैं, कभी सुस्त पड़ते हैं, कभी तेज, कभी धम्म से बैठ जाते हैं वहीं, या लौट पड़ते हैं उल्टे पांव। भीतर गहरी निराशा, शिकायतें, असंतोष लिए कुछ जो बच जाते हैं जिद्दी और धुनी, वही रचते हैं नई दुनिया प्रेम पगी। इसी मोड़ पर कवियों ने लिखी कालजयी कविताएं, चित्रकारों ने बनाए अविस्मरणीय चित्र, अनाम शिल्पकारों ने उकेरी मूर्तियां प्रेम में डूबी। न जाने किस समय से किस न जाने किस समय से किस समय तक के लिए, यह मोड़ है प्रेम का। यह मोड़ है प्रेम का, जहां उत्कर्ष मिला सभ्यता को, प्रेम में डूबा आदमी स्वयं उत्कर्ष है मनुष्यता का। उसी ने रची संस्कृति ऋचाएं, इसी मोड़ पर मिले हम तुम एक दिन, कभी न बिछड़ने और इतिहास रचने के लिए।
एक प्रश्न जो अर्पण जी ने किया था वो ये था कि बचपन की क्या स्थितियां थी जिसने आपको कविता और साहित्य के की ओर प्रेरित किया। और ये प्रश्न अपने एक किस्म का अपने अतीत की ओर ले जाता है। वो सुखद है उसकी स्मृतियाँ जो भी हैं। बाबूजी को पढ़ने का बहुत शौक था और मैं वो सुनाऊंगा बाबूजी श्रृंखला की कविताएं एक दो उनमें से। तो उसमें कुछ चीजें आएंगी जो मैं अभी बोल रहा हूँ। बाद में बहुत बाद में जब मैं कॉलेज में था तो मेरे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष ने बताया कि वो कविताएं भी लिखते थे। हालांकि मैंने उनके मुंह से कभी कविताएं नहीं सुनी बाबूजी के मुंह से। बाद के दिनों में उन्होंने शायद छोड़ दिया, आरंभिक दिनों की बात रही होगी। और लेकिन वो घनघोर पढ़ाकू थे। बहुत सारी पत्रिकाएं, तमाम हिंदी की और किताबें साहित्य की वो खरीद कर लाते या पुस्तकालय से लाते। स्थानीय एक सोशल क्लब था जिसके कर्ता धर्ताओं में से जहाँ तक मुझे याद है वो थे और वहाँ जाते शाम को। तो जब मैंने एक तो उनको पढ़ते देखा था बहुत और उसका असर जाहिर रहा ही होगा चेतन चेतन और चेतन पर। और जब मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी तो बिहार बोर्ड की परीक्षा अभी भी शायद वही प्रक्रिया है। उसके बाद 2.5 महीने का समय होता है रिजल्ट आने में। तो उस दरमियान बाबूजी बीच में मुझे वहाँ सोशल क्लब ले जाने लगे। वहाँ मुझे लाइब्रेरी में बिठा देते थे जो उसका रीडिंग रूम होता था। किताबें निकाल लो और ये सहूलियत थी। वो कह बता दिया गया था कि इशू करा लो। तो मैं वहाँ बैठकर जब तक वो क्लब में होते अपने मित्रों के साथ में किताबें पढ़ता था और इशू करा करके ले आता था। यही वो समय था जब मैंने फणीश्वरनाथ रेणु का 2-3 साल पहले कुछ साल पहले वो गुजर गए थे तो उनका समग्र पढ़ डाला एक के बाद एक करके। फिर आशापूर्णा देवी थी बांग्ला की बड़ी लेखिका और काफी पहले उनको ज्ञानपीठ मिल चुका था। हिंदी में उनकी जो जिस त्रयी के लिए उपन्यास त्रयी के लिए उनको ज्ञानपीठ मिला था। प्रथम प्रतिश्रुति मुझे अब तक नाम याद है, सुवर्णलता और बकुल कथा। तीनों अलग अलग मोटे मोटे उपन्यास थे। तीनों को एक एक करके पढ़ गया। तो और भी कई लोगों को पढ़े लेकिन इन दोनों का आशा पूर्णा देवी और फणीश्वरनाथ जी का प्रभाव इतना रहा। आज मैं जब मैं पीछे लॉकडाउन के दौरान दोबारा फणीश्वरनाथ जी को पढ़ रहा था तो बहुत कम चीजें मुझे याद थी लेकिन एक खाका याद था जो उसकी सूक्ष्मताएं हैं शायद उस समय पकड़ भी ना पाया रहा हूँ जिस तरीके से अब पकड़ पा रहा था। लेकिन उसका असर था कि ये तखल्लुस भी रख लिया उनकी नकल में और कहीं न कहीं मेरी निर्मिति में इन सब चीज़ों का वो जो 2.5-3 महीने का समय था पुस्तकालय में और जो परिवार का माहौल था पढ़ने का, उन दोनों का असर पड़ा। अन्यथा मेरी जो उच्च शिक्षा थी वो साहित्य की नहीं हुई, वो साहित्य तक थी। फिर भी साहित्य का जो परिवेश मिला उसका असर रहा कि कविताएं मैं लिखता रहा गाहे बगाहे। और वैसे ही कभी बहुत बड़े लिखार की तरह नहीं, आज भी छिटपुट ही लिख पाता हूँ। तो इस एक वक्तव्य के साथ डीएम मिश्र जी पूछते हैं क्या ये टेलीविजन स्क्रीन पर शीर्षक कविता के संदर्भ में है, क्या आधुनिकता और विज्ञापन की आड़ में यह एक प्रकार से स्त्रियों का शोषण है? रेणु जी, इसमें बताना क्या है ये तो आप समझ पा रहे हैं और एकदम से शोषण है। एक एक अवसर भी उस बहाने मिलता है
लेकिन वो बाजार अवसर देने के नाम पर शोषण ही ज्यादा करता है, ये मुझे लगता है। सही निर्णय इस बारे में स्त्रियां ही कर पाएंगी, और स्त्रियों की राय मेरी राय जैसी हो हमेशा जरूरी नहीं, उसमें भेद है। कुछ लोग मेरी राय से सहमत हो सकती हैं, कुछ की अलग राय हो सकती है। लेकिन बाजार अपनी सहूलियत से तमाम चीजों का इस्तेमाल करता है, वो केवल स्त्रियों का नहीं बच्चों का भी इस्तेमाल करता है, हमारी सूक्ष्म संवेदनाओं का इस्तेमाल करता है। ये हम रोज देखते हैं, खास तौर से विज्ञापनों में। और फिर वो इस्तेमाल इस तरीके से होने लगता है बार बार कि जो संवेदनाएं छोटी सी बात पर हमें झंकृत करती थी कभी, उसका बोध धीरे धीरे गुम होने लगता है। ये उसका दुष्परिणाम है, बाकी दुष्परिणाम तो है ही। ये एक कविता है मखाना, छोटी छोटी 5 कविताओं का से मिलके बना है ये। मखाना शीर्षक है। मखाना एक। एक तारा उछला फिर कई तारे, एक तारा उछला फिर कई तारे, कौन से भर गया तप्त मृदभाड़ में समाया आकाश गंगा। दाना दाना खुलकर निखर रहा, मुलायम गेंद चमकदार मोती सा। तपिश की एक सी कुनमुनाहट है दोनों में, तपिश की एक सी कुनमुनाहट है दोनों में। तब कर सफेद चेहरा झांकता दाने का, एक फटाक के साथ लाल हो उठता उसी समय तांबई चेहरा औरत का। मखाना दो। श्याम कवच फोड़कर निकला लावा, वह अलग करती है इस सावधानी और जतन से, जैसे बिटिया की फटी फ्रॉक, आदमी के हाथ का फोड़ा मवाद भरा, जैसे सपनों के आसमान में बादल उमड़ा। मखाना तीन। एक एक दाने में बसी अनेक सांसें, एक एक दाने में बसी अनेक सांसें, लावा नहीं उम्मीद है फूली हुई गर्भवती के पेट सी। लावा नहीं उम्मीद है फूली हुई गर्भवती के पेट सी, उसकी चमक में कई कई आंखों की चमक है, कुरमुरेपन में कई कई हाथों की उष्मा। जानकार जिन विटामिनों और खनिजों का लाभ बताते हैं इससे, जानकार जिन विटामिनों और खनिजों का लाभ बताते हैं इससे, वास्तव में उन हाथों के पसीने और लहू से निकला है। मखाना चार। देवताओं को और हमारे समय के प्रभुओं को एक सा प्रिय है मखाना। देवताओं को और हमारे समय के प्रभुओं को एक सा प्रिय है मखाना। आग की लाली और मिदभाड़ की तपिश आंखों में भरे लावा भूनने वाली स्त्री रोज एक लड़ाई लड़ती है, विजयी होती है। क्या कम है वो किसी देवी से जिसके आगे वो रोज सर नवाती है। और मखाना पांच, ये आखिरी छोटी कविता। जा नहीं सकती वह गर्भगृह में, जा नहीं सकती वह गर्भगृह में, लक्ष्मी नारायण पार्वती शिव के कक्ष में। मखाना पहुंचता है वहां उसकी मन्नतें लेकर, भोग लगाते हैं देवता प्रभु पंडे। भोग लगाते हैं देवता प्रभु पंडे, बाहर खड़ी देवताओं का मुंह तक स्त्री जानती है। भेदभाव का निजाम कायम किया इन्हीं प्रभुओं ने, चाकरों पुरोहितों ने जिसे
फौलाद किया। फिर थोड़ी छोटी सी कविता, प्रेम कविता ही है, प्रेम की ओर लौटना। चुपचाप। बूंदें गिर रही हैं बादल से, एक रस धीरे धीरे चुपचाप। बूंदें गिर रही हैं बादल से, एक रस धीरे धीरे चुपचाप। पत्ते झड़ते हैं भीगी टहनियों से, पीले गीले अनचाहे चुपचाप। रात झर रही है पृथ्वी पर, रुआसी। रात झर रही है पृथ्वी पर, रुआसी बादलों पियराए पत्तों सी चुपचाप। अव्यक्त दुख से भरी अश्रुपूरित नेत्रों से विदा लेती है प्रेयसी चुपचाप। पीड़ित हृदय भारी कदमों से लौटता है पथिक चुपचाप। उम्मीद और सपनों भरा जीवन इस तरह घटित होता है चुपचाप। ये कविता बार बार मुझे सुनाने का मन करता है। भय। शीर्षक है भय। एक दिन सब संगीत थम जाएगा। एक दिन सब संगीत थम जाएगा। सभागारों के द्वार होंगे बंद, वीथियां सब सुनी होंगी। एक दिन सब संगीत थम जाएगा। सभागारों के द्वार होंगे बंद, वीथियां सब सुनी होंगी। सारे संगीतज्ञ हतप्रभ और चुप। कवियों की धरी रह जाएंगी कविताएं, धरे रह जाएंगे सब धर्मशास्त्र। धर्म गुरुओं की धरी रह जाएंगी सब साजिशें। शवों के अंबार में कठिन होगा पहचानना चेहरा प्रियतम का। उस दिन पूरी सभ्यता बदल दी जाएगी दुनिया की। उस दिन पूरी सभ्यता बदल दी जाएगी दुनिया की। एक नया संसार शुरू होगा उस दिन, बर्बर और धर्मांधों का संसार, आपालिक हुक्मरानों का संसार। कुसुम भट्ट जी कहती हैं, किसान की पीड़ा दिल दहला रही है। ये तो मैंने आरंभ में ही अपने शुरुआती वक्तव्य में ही इस बात को स्वीकार किया और ये कहने की अक्सर बहुत बार कवि और रचनाकार और बहुत बार पूरा का पूरा समाज भी विकल्पहीन होता है। लेकिन वो रचना से या खुद से या समाज से ही उम्मीद भी नहीं छोड़ सकता। उसी उम्मीद की डोर थामे हम आगे की ओर देखते हैं। जो भी मुश्किलात हैं उनका मुकाबला करते हैं और एक बेहतर दिन की कामना करते हैं। और देर सवेर वो बेहतर दिन बेहतर वक्त आता है तो आएगा। ये उम्मीद कायम रहनी चाहिए। ये मिश्र जी कहते हैं, अच्छी कविता है। धरती ने बनाया जीवन सरल, सरस है बताया जीवन सरस।
तो प्रभा मिश्र जी कहती हैं, रचना में लोहा का बिंब उनको पसंद आ रहा है। धन्यवाद आपका। नीरज मिश्र मुझे प्रेम करते हैं, बहुत तरह से घुमा घुमा के प्रशंसा करते हैं, हमेशा उनका आभारी हूँ। प्रतिरोध कविता आप सबको पसंद आ रही है, मुझे भी प्रिय है, इसलिए मैंने शुरू में ही सुनाया। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपको कविताएं अच्छी लग रही हैं। कुसुम जी, यही मर्म है उस कविता का, प्रतिरोध शीर्षक कविता का। आजाद होना चाहते हो तो प्रेम करो, जुल्म से मिटाने के लिए प्रेम करो। वो जो और पंक्तियां हैं। धनसुलभ पुस्तकालय ने मखाना कविता की सिफारिश की थी, वो मैं पढ़ चुका हूँ। सृजन भी मैंने सुनाया है, डीएम मिश्र जी, मुझे लगता है सृजन कविता भी सुनाया था मैंने। है मेरी भी पसंदीदा कविता है, और किसी भी पाठ में, हालांकि ये पुरानी कविता है, बहुत पहले राम कुमार कृषक जी ने एक संकलन निकाला था अलाव का, उसमें ये संकलित थी, तो प्रकाशित हुई थी पहली मर्तबा। और उसके बाद शायद ही किसी अवसर पर मैं इसको सुनाने के लोभ से बच पाया हूँ। जब भी मौका लगता है, छोटी सी कविता है इसलिए सुनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। स्वागत दिनेश कुमार जी, नमस्कार आपको। और एक कविता है, बचा रहेगा जीवन। जिस उम्मीद की हम बात कर रहे थे, उसी उम्मीद को बहुत सीधे सरल तरीके से, एक किस्म से सपाट बयानी के साथ पुष्ट करती कविता। बचा रहेगा जीवन। सुबह सुबह जिस गर्मी से नींद खुली, वह उसकी हथेली में थी। बिटिया का हाथ मेरे चेहरे पर था, और गर्मी उसके स्पर्श में, वह गर्मी मुझे अच्छी लगी। सुबह सुबह जिस गर्मी से नींद खुली, वह उसकी हथेली में थी। बिटिया का हाथ मेरे चेहरे पर था, और गर्मी उसके स्पर्श में, वह गर्मी मुझे अच्छी लगी। खटखटाहट के साथ जो पहला व्यक्ति मिला, दूध वाला था। उसके दूध और मुंह से भाप उठ रहा था एक सा। टटकेपन की उष्मा थी वहां। दूध की गर्मी दूधिये से निःसृत होती दिखी। सूर्य का स्पर्श बेहद कोमल था उस दिन। कठुआते जाड़े की सुबह वो ऐसे मिला, जैसे मिलती है प्रेयसी। अजब सी पुलक से थरथराती हुई, सूर्य की गर्मी अच्छी लगी। अभी अभी लौटा था वह गांव से। गांव की बंद गांव की गंध बाकी थी उसमें।
दोस्त के लगते हुए गले मैंने जाना, कितनी ऊष्मा है उसमें, कितना जरूरी है दोस्त का साथ जीवन में। वृद्धा ने उतावलेपन वृद्धा ने उतावलेपन से पूछा माँ के स्वास्थ्य के बारे में। सब्जी वाले ने दी ताजा सब्जियां और लौटा गया अतिरिक्त पैसे। अपरिचित ने दी बैठने की जगह बस में। रिक्शे वाले ने पहुंचाया सही ठिकाने पर। दुकानदार पहचान कर मुस्कुराया और गड़बड़ नहीं की तौल में। तीर की तरह लपलपाती निकलती थी उष्मा इन सब से, और समा जाती भीतर गरमाती हुई हृदय को। केवल बची रहे यह गर्मी, बचा रहे अपनापन, बचा रहेगा जीवन अपनी पूरी गर्माहट के साथ। इस कविता का शीर्षक है दशरथ माझी। अब तो दशरथ माझी पर फिल्म भी बन चुकी है। ये कविता तब लिखी गई थी और जनसत्ता में आदरणीय मंगलेश जी तब साहित्य देखते थे, उन्होंने प्रकाशित की थी ये 20 साल पहले। ये तब लिखी गई थी जब दशरथ माझी ने पहाड़ काट कर वो सड़क बनाई थी, और एक गांव का, ऐसे गांव का जहाँ कोई रास्ता नहीं था जहाँ पहुंचने का, बहुत घूम कर आना होता था। वहाँ का एक आदिवासी मजदूर जो दशरथ माझी था, वो अचानक खबरों में आया था। जिनसे प्यार करता था उनके दुख पी जाना चाहता था। जिनसे प्यार करता था उनके दुख पी जाना चाहता था। हमारे समय में वह नीलकंठ था। बाहें उसकी इस्पात की थीं और वैसा ही संकल्प, निर्मल प्रेम की तरलता विद्यमान थी जिसमें। वो खड़ा होता, झड़ने लगते पहाड़, तड़क उठता चट्टान का हृदय आंखों की कौंध से। पैरों के आसपास आ खड़े होते शिलाखंड। वह एक कदम बढ़ाता, खिसक जाता पहाड़ पीछे, समतल चौरस जगह छोड़ते हुए। वाहिद आदमी था जिसने सोचा गांव को चाहिए रास्ता। वाहिद आदमी था जिसने सोचा गांव को चाहिए रास्ता, शहर और सूर्य तक पहुंचा जा सके जिससे, गिरे न कोई कलेवा पहुंचाते हुए। 25 साल से वह तोड़ रहा था पहाड़। 25 साल तक देखते रहे जन और तंत्र उसे। लोगों से बहुत पहले पहचाना पहाड़ ने। लोगों से बहुत पहले पहचाना पहाड़ ने। वह आदमी नहीं, पहाड़ है संकल्प का। वह आदमी नहीं, पहाड़ है संकल्प का। गहन शत्रुता में शुरू हुई यात्रा बदल गई मित्रता में उसके बाद। उसी पर धुआं गई पत्नी, गोद से उछलकर बिटिया हुई वहीं। उसी रास्ते पर उसने उत्सर्ग किए 25 बरस। उसी से चलकर वह अणे मार्ग पर था। उसी से चलकर वह अणे मार्ग पर था जहां ताश का 53वां पत्ता 52 पत्तों को बंदर की तरह नचा रहा था। ये आणे मार्ग पटना में, पटना की एक पॉश इलाके की जहाँ पर मंत्री आदि रहते हैं, वो सड़क है। मुख्यमंत्री का निवास भी वही है। और ये कविता है
फैसला। दरअसल बहुत बार अपनी कभी अपनी व्यक्तिगत मजबूरियों की वजह से और ये मानना होगा कि मजबूरियां मेरी भी हैं, बहुतेरी हैं, बहुत सी चीजें साफ साफ नहीं कह पाता, हालांकि बहुत सी चीजें कुछ ज्यादा ही साफ भी कह देता है, और बहुत बार वो लाक्षणिक रूप से व्यंजनाओं में बात करता है। तो इसमें सब चीजें हैं, अविधा भी है और व्यंजना भी है। शीर्षक है फैसला। कुछ शब्द अच्छे न लगें तो मुझे क्षमा करेंगे, वो इसलिए कि अगर स्थितियां अच्छी ना हो तो बहुत शालीन शब्दों से काम कई बार नहीं चल पाता, तो उनके अनुरूप शब्दों का चयन करना विवशता होती है। फैसला। एक बार कुत्तों की सभा लगी एक बार कुत्तों की सभा लगी और एक स्वर में औपचारिक भौंक भरे स्वागत के बाद प्रधान कुत्ते के इशारे पर प्रस्ताव रखा गया कि तमाम मरियल नामालूम से कमजोर कुत्तों को देश से बाहर खदेड़ दिया जाए। एक बार कुत्तों की सभा लगी और एक स्वर में औपचारिक भौंक भरे स्वागत के बाद प्रधान कुत्ते के इशारे पर प्रस्ताव रखा गया कि तमाम मरियल नामालूम से कमजोर कुत्तों को देश से बाहर खदेड़ दिया जाए। वे हमारी जात के हो नहीं सकते, इतने मरियल सरियल से राष्ट्रीय विकास के महान लक्ष्य में हो नहीं सकता इनका कोई योगदान। वैसे भी ये बाहर से आए घुसपैठिए हैं, हमारे हिस्से का खाएंगे और हमारी ऊंची कौम खराब करेंगे। हमारे संसाधनों पर बोझ हैं, घुस आए हैं हमारी बस्ती में पड़ोसी बस्तियों से, उन बस्तियों से जो हैं तो छोटे कीट फतिंगों से, कि जिनके बारे में कहा जाने लगा है विकास के पैमानों पर आगे हैं हमसे, लेकिन हम उनकी परवाह क्यों करें। लेकिन हम उनकी परवाह क्यों करें? क्या हम मनुष्य हैं कि मानवता की बात करें, सूचकांकों से डरें। वैसे भी भूख के सूचकांक में या स्वास्थ्य के सूचकांक में या फिर शिक्षा के सूचकांक में या आमदनी और रोजगार के सूचकांक में जो हमें पीछे दिखाया जा रहा है साल दर साल, कहा वजीर दाखिला ने, यह एक साजिश का हिस्सा है विरोधियों की। यह एक साजिश का हिस्सा है विरोधियों की। प्रमुख विपक्षी दल ने जो है तो पर नहीं होने जैसा उसकी साठगांठ है विदेशी कुत्ता शत्रुओं से। उसके नतीजतन हमें पिछड़ता दिखाया जा रहा। ध्यान रहे हम विकास की दौड़ में हैं, बहुत आगे हैं। ध्यान रहे हम विकास की दौड़ में हैं, बहुत आगे हैं। अब तो कह दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, मित्र राष्ट्रों और मित्र कॉरपोरेटों ने भी, कि जल्दी ही सबसे आगे निकलने वाले हैं हम, दुनिया भर में सबसे आगे। फिर क्यों डरें, किसकी परवाह करें। लिहाजा प्रस्ताव किया जाता है लिहाजा प्रस्ताव किया जाता है प्रस्ताव क्या, फैसला लिया जाता है कि सभी मरियल नामालूम से कमजोर कुत्तों को घुसपैठिया घोषित किया जाए, बंद कर दी जाए उन्हें मिलने वाली तमाम सुविधाएं तत्काल प्रभाव से, और जल्दी से जल्दी उन्हें देश से बाहर किया जाए। सभासद सभी कुत्तों ने प्रस्ताव का समर्थन किया एक सुर से।
तनिक गुर्राहट, तनिक भौंक के अनोखे रोमांचक मेल के साथ। सभासद सभी कुत्तों ने प्रस्ताव का समर्थन किया एक सुर से, तनिक गुर्राहट, तनिक भौंक के अनोखे रोमांचक मेल के साथ, मानो कह रहे हो साधु साधु। ये जो हम देखते हैं सड़कों, गलियों, मोहल्लों में, ये जो हम देखते हैं सड़कों, गलियों, मोहल्लों में, मरियल कमजोर अजनबी कुत्ते को घेर, भौंकते, काटते, डांटते और जान से मारते कुत्तों के समूह, ये उसी बड़े फैसले पर अमल की तैयारी है। कुत्तों के कार्यकर्ता और राष्ट्र सेवक चौकस हैं दिन रात। अब कोई बाहरी रह नहीं पाएगा कुत्ता राज में। और नीरज जी ने फिर एक हंसाने वाला प्रश्न किया है, तात्कालिकता को किसी विधा के लिए आप कितना जरूरी मानते हैं? नीरज जी, अभी मैं इसकी चर्चा कर रहा था कि कविता में तात्कालिक चीजें आए ये आवश्यक नहीं है। ये सोशल मीडिया ने ऐसा किया, फेसबुक आदि ने, कि कोई घटना हुई और उस पर रचनाएं एक के बाद एक सोशल मीडिया पर आने लगती हैं। खबरें ठीक हैं, वीडियो आदि भी आते हैं, वो भी ठीक हैं, लेकिन कविता का और साहित्य का कुल मिलाकर चरित्र अलग होता है। कई बार चीजें आपको अलग तरीके से छूती हैं और तत्काल कोई रचना आ जाती है, आ जा सकती है, और समर्थ कवि, समर्थ रचनाकार ऐसा करते रहे, आती रही है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो आए ही हमेशा, और जरूरी भी नहीं है कि आए। जैसा मैंने पहले कहा कि आपका जो अनुभव है वो बहुत आगे चलकर अभी तत्काल से लेकर काफी आगे तक के समय में अलग अलग तरीके से वो प्रकट होता है, और कई बार विलोम रचता हुआ प्रकट होता है, स्वतंत्र रचना के रूप में भी आता है, और कई बार दूसरी रचनाओं में घुसपैठ करके आता है, उसको मजबूत बनाता हुआ या उसको एक नया अर्थ देता हुआ। तो कविता में तात्कालिकता आए हमेशा कतई आवश्यक नहीं है, कतई अपेक्षित भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। आ गई, जैसे कोरोना का जो अनुभव था, ये सदी, एक पूरी सदी के बाद इस तरह की महामारी आई थी, हम सबके जीवन काल का पहला अनुभव था, तो इस पर बहुत रचनाएं आई, स्वाभाविक है, क्योंकि हम एकदम से नए अनुभव से गुजर रहे थे। लेकिन हमेशा ऐसा हो ये कतई आवश्यक नहीं है। और वो अनुभव जो आज का अनुभव है वो आगे की रचनाओं में आएगा, अलग अलग, जो मैं कह रहा हूँ बार बार, अलग अलग रूपों में आ सकता है, आएगा। और मुझे लगता है समय 8 बज गया है। कितने बजे तक के लिए, अगर कोई समय, 1 घंटा हम लोगों ने गुजार लिया है। मैं कुछ कविताएं मैंने जो मेरे दोनों संग्रहों में नहीं है उनसे बाहर की हैं, और तीसरे संग्रह की तैयारी करने के क्रम में जो कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी कविताएं हैं उस श्रृंखला की, कुछ कविताएं यहाँ वहाँ प्रकाशित भी हुई हैं, प्रकाशित हो रही हैं, कुछ अप्रकाशित भी हैं। उनमें से कुछ कविताएं सुनाता हूँ, एक ही शीर्षक से, नए मगध में, और इसी नाम से शायद संभव है कि अगला संग्रह भी आए। नए मगध में शीर्षक से कविताओं का की श्रृंखला है ये। इसमें से कुछ कविताएं मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एकदम एकदम नई नहीं कहेंगे, कुछ महीने तो फिर भी हो गए ये कविताएं। इस कड़ी में और कविताएं लिखी जा रही हैं जो नहीं है।
नए मगध में एक। जनता सांस रोके खड़ी थी, अध्यापक, विद्यार्थी, अभिभावक सब सावधान थे। जनता सांस रोके खड़ी थी, अध्यापक, विद्यार्थी, अभिभावक सब सावधान थे। सबको घटोत्कच का इंतजार था, नई घोषणाओं का इंतजार था। नियत समय पर आवाज सुनाई पड़ी घटोत्कच की, शांत, मजबूत, खड़खड़ाती। नए मगध में पुराने नियमों से काम नहीं चलेगा। नए मगध में पुराने नियमों से काम नहीं चलेगा। हम नए नियम बनाएंगे, गणित के, विज्ञान और इतिहास के, जीवन के हर क्षेत्र के। हम नए नियम बनाएंगे, गणित के, विज्ञान और इतिहास के, जीवन के हर क्षेत्र के। अध्यापकों को बता दिए गए हैं नए नियम। विद्यार्थी ध्यान से सुने, वही करें, माने वही जो गुणी अध्यापक कहें। इस तरह मगध विश्व गुरु बनने के पथ पर तेजी से अग्रसर हुआ, नित नया होता हुआ। काल के उस प्रहर में मध्य रात्रि का गहनतम था। काल के उस प्रहर में मध्य रात्रि का गहनतम था। नए मगध में श्रृंखला की दूसरी कविता। सीधी भुजा को त्रिकोण का नाम दिया गया। सीधी भुजा को त्रिकोण का नाम दिया गया, तिरछी भुजा को बहुकोण कहा गया। वो जो लेट गई थी दंडवत, वो जो लेट गई थी दंडवत, उस भुजा को वृत्त का नाम दिया गया, सबसे पूर्ण, सबसे मुकम्मल। इस तरह रेखा गणित के नए नियम बनाए गए। 2 जोड़ 2 को कहा गया 5, 1 जोड़ 1 को 11, 0 0 1 बनते थे 100। इस तरह से और भी बहुत सारे नियम अंकगणित के बने। जिस तरह विज्ञान की शाखाओं के नए नियम बने, उसी जिस तरह गणित की शाखाओं के नए नियम बने, उसी तरह विज्ञान के, दर्शन के, इतिहास और राजनीति शास्त्र के, सुशासन के नए नियम बने नए मगध में। उन नियमों का पालन जरूरी था जन जन के लिए। न मानने की सजा कुछ भी हो सकती थी, सार्वजनिक प्रताड़ना, मारपीट, कारावास या फिर मृत्युदंड। खड़े खड़े गोली मारी जा सकती थी अवज्ञाकारी को। यह नए मगध का प्रजातंत्र था, जो मूल्यों को जीते थे, विचार दे सकते थे जनहितकारी, जो समाज बदल सकते थे, खतरा थे निजाम के लिए। काली कमाई कराने वालों को सुरक्षित विदेश में रहने की यात्रा। काली कमाई कराने वालों को सुरक्षित विदेश में रहने की सुविधा। वजीरों, दरबारियों के भेदिए का एनकाउंटर। पशु रक्षकों के लिए मानवाधिकार आयोग में आसन। प्रवचनकर्ताओं को प्राचार्य का पद। धर्माधिकारियों के लिए उपकुलपति का पद सुरक्षित। इस तरह नए नियम, नवीन कायदे बने। हमारी जानकारी की सभी शाखाओं के विधान नया बना नए मगध का। और श्रृंखला बहुत कविताएं हैं, लेकिन मैं एक कविता और सुना करके नए मगध श्रृंखला से फिर आगे चलेंगे। कविता है, यहाँ सुना रहा हूँ तो तीसरी कविता है, ऐसे बाद में है। बीमारी ने रोग से लड़ने की ताकत दी। बीमारी ने रोग से लड़ने की ताकत दी,
भूख ने हार न मानने की, बाढ़ ने बांध बनाने की जरूरत बताई, सूखे से मिली कुआं खोदने की प्रेरणा। मूर्खता ने ज्ञान की जरूरत बताई, जैसे बताता आया है अंधकार जरूरत प्रकाश की। दूरियों ने पस्त नहीं किया हमें, दूरियों ने पस्त नहीं किया हमें, हौसला मजबूत किया पैदल चलने का। वृद्धा ने संकल्प लिया वह चलेगी, स्कूल जाने वाला बच्चा ठिठका और चल पड़ा। गर्भवती चली सैकड़ों कोस, हजार हजार मील, और जन्म दिया जिजीविषा और जीवट को। गर्भवती चली सैकड़ों कोस, हजार हजार मील, और जन्म दिया जिजीविषा और जीवट को। हमें हर बार चुनौतियों और विपदाओं ने गढ़ा। दिनेश कुमार जी को इस श्रृंखला की नए मगध में श्रृंखला की कविताएं अच्छी लग रही हैं, आपका आभार। पूनम सिंह, आपका भी शुक्रिया। अच्छा लग रहा है कि आप जुड़ी हुई हैं हम सबसे। जनसुलभ पुस्तकालय ने नए मगध में की मांग की थी और वो भी मैं पढ़ चुका हूँ। इस श्रृंखला में दसियों कविताएं हैं, लेकिन एक ही श्रृंखला की कविताएं बार बार सुना हूँ, ये ठीक नहीं लगता। तो इसको छोड़ करके अब बाकी कुछ कविताएं और सुनाता हूँ आपको। ये बाबूजी के लिए श्रृंखला से कुछ कविताएं हैं। एक कविता मेरे पहले संग्रह रोजनामचा में संकलित है इसी शीर्षक से, लेकिन बाद में कई कविताएं और लिखी गई हैं। तो जो संकलन में नहीं है, जो नई कविता है, उनमें से एक दो सुनाता हूँ आपको। बाबूजी के लिए, पिता के लिए लिखी गई कविता है ये। बाबूजी के लिए एक। बाबूजी ने कोई जागीर नहीं छोड़ी, बाबूजी ने कोई जागीर नहीं छोड़ी, दौलत बटोरने के गुर भी नहीं सिखाए। बेईमानी नहीं, ईमानदार बने रहना बताया, मनुष्य बनाया कर्मशील। भरोसा करना सिखाया खुद पर, बताया कि कुछ भी किया जा सकता है, बताया कि कुछ भी किया जा सकता है अगर चाह ले आदमी, साधारण और साधनहीन। भूखा रहने से बचा रहा जा सकता है, भूखा रहने से बचा रह सकता है, किसी साथी सहयात्री से बांट कर थोड़ा सा भोजन। किसी की प्यास बुझा सकता है केवल 2 घूंट पानी देकर। बताया कि थोड़ा कम खाने, अपनी प्यास बांट लेने से मर नहीं जाता आदमी। साधारण आदमी कुछ भी कर सकता है, कंठ बगैर गा सकता है। साधारण आदमी कुछ भी कर सकता है, कंठ बगैर गा सकता है, नाच सकता है पैरों के बगैर, नाप सकता है पृथ्वी। खूबसूरत दिखने के लिए जरूरी नहीं तीखे नाक, नक्श, रंग। एक छोटी सी मुस्कान काफी है। असंभव नहीं कुछ भी साधारण आदमी के लिए। वो वो किसी को भी हंसा सकता है, खुश कर सकता है हृदय अपने काम से। बाबूजी ने बताया हमारे जैसे लोगों ने ही जमीन कोड़ कर खेत बनाए। बाबूजी ने बताया हमारे जैसे लोगों ने ही जमीन कोड़ खेत बनाए। ऊसर घर बनाए, ऊसर को समतल कर बस्तियां बसाई, कारखानों में काम किए, सबके सुख के सामान जुटाए। हमारे जैसे लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं।
रच सकते हैं खुशहाल और प्रगतिशील समाज। आखिरी दिनों में बहुत कम बोलते थे बाबूजी, चिंतित और उदास रहने लगे थे। आखिरी दिनों में बहुत कम बोलते थे बाबूजी, चिंतित और उदास रहने लगे थे। अचानक लोगों का हाहाकार सुनाई देता उन्हें, किसी पुरुष का हरा कर गिरना दिखता, रोने लगते, गुस्से से भर उठते अचानक। फिर उनकी आंखें चमक उठती कभी कभी, कहते अविश्वसनीय विश्वास से भरे, कहते अविश्वसनीय विश्वास से भरे, नाकाम करेंगे साजिशें विध्वंसकर्ताओं के, हमारे तुम्हारे जैसे साधारण साधारण लोग। नाकाम करेंगे साजिशें विध्वंसकर्ताओं के, हमारे तुम्हारे जैसे साधारण बहुत साधारण लोग। बाबूजी के लिए दो। बाबूजी ने नहीं पूछा क्यों लिखी, किसकी खातिर लिखी कविता प्रेम भरी। बाबूजी ने नहीं पूछा क्यों लिखी, किसकी खातिर लिखी कविता प्रेम भरी। वे इस बात से खुश थे कि बेटे ने कविता लिखी। उन्होंने कविता की मात्राएं दुरुस्त की, छंदों मात्राओं का ककहरा समझाया। धन कुबेरों की जयकार धन कुबेरों के जयकारे तब भी थे, लेकिन अर्थव्यवस्था इतनी उदार न थी कि मेहनत कशों का हक उन्हें दे दे। उम्मीद बाकी थी परिवर्तन कामियों की आंख में, किताबों रिसालों का मोल घटा न था, बेटा 8वीं जमात में था। पढ़ने में दिलचस्पी थी बाबूजी की, उनकी सुबहें किताबों में थी, शाम का धुंधलका वहीं, चेहरे और भंगिमा और आंख से पढ़ा जा सकता था पढ़ी जा रही किताब या किसी खास सफ़े का मजमून। पढ़ने में दिलचस्पी थी बाबूजी की, उनकी सुबहें किताबों में थी, शाम का धुंधलका वहीं, चेहरे और भंगिमा और आंख से पढ़ा जा सकता था पढ़ी जा रही किताब या किसी खास सफ़े का मजमून। पीवी पर्स खत्म किया जा चुका था, बैंकों को सरकार ने ले लिया था। सरकार सबकी थी, कुछ खास लोगों की नहीं। उम्मीद थी कि बराबरी कायम होगी, जात धर्म की बंदिशें टूटेंगी, गल जाएंगी गुर्बतों की बेड़ियां। बाबूजी की सुबहें किताबों में थीं, वे बार बार उदास हो जाते किताब पढ़ते पढ़ते। किसी स्त्री की चित्कार सुनाई देती उन्हें, हत्या आत्महत्या का सिलसिला दिखता। वे आंखें बंद कर लेते, चेहरा एक अपट उदास किताब बन जाता। उन्होंने पढ़ लिया था आगत का पन्ना, उनका देश उनका न था, बदल गया था। आखिरी दिनों में उन्हें इस बात का गहरा अफसोस रहा। और मुझे लगता है कि ज्यादा कविताएं हो गई हैं। आप कुछ प्रश्न करें तो और कविताएं पढ़ और कुछ बात की जाए। केवल कविताओं का पाठ करने से बात नहीं बनती, कुछ आपस में बातचीत भी हो। कविताएं तो बहुत हैं। समय भी प्राय हो चला है, वो
इंसुलर पुस्तकालय की ओर से कोई निर्देश आए। वो आप ठीक कह रहे हैं कि दिनेश कुमार जी कहते हैं कि देखिए यहाँ कोरोना किस तरह मारक क्षमता से लैस है। और वो मैंने पहले स्वीकार किया कि कोरोना जैसी महामारी और उसकी वजह से जो अनुभव हुए वो हम सबके जीवन का पहला अनुभव था। सुनसान सड़कें, आदमी से आदमी, वो आज भी है। अब हम भले उसको स्वीकार कर चले हों मानसिक तौर से एक तरीके से, लेकिन आदमी से आदमी का न मिलना हमारे व्यवहार के तरीके को बदल दिया इस महामारी ने। तो वो स्थितियां ऐसी थी कि और ऐसी हैं कि इस पर कई लोगों ने काफी अच्छी रचनाएं की हैं और लोग अभी भी लिख रहे हैं। भविष्य में भी और अच्छी रचनाएं आएंगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। हर अनुभव हमें प्रेरित करता है, हर अनुभव से रचना आती है। केवल मैंने ये कहा कि वो तत्काल आए, आ भी सकती है, लेकिन तत्काल आए ये आवश्यक नहीं है। और आगे पीछे आती है, अलग अलग रूपों में आती है। शुक्रिया जया केतकी जी। और कविताएं ले सकते हैं, ये निर्देश है। ये ये सब फिर प्रेम की कविताएं हैं, उस बहाने और चीजें हैं, स्त्रियों की, स्त्रियों से जुड़ी उनकी स्थितियों को लेकर कविताएं हैं। एक कविता है उषा उत्थुप के लिए। आप सोच सकते हैं कि मैं तमाम शास्त्रीय संगीतकारों को छोड़कर एक पॉप गायिका के ऊपर कविता क्यों लिख रहा हूँ। मेरे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन, कोई इसका कारण बताने जैसा कारण नहीं है, लेकिन वो कविता उस रूप में आई जब मैं उषा उत्थुप के बारे में पढ़ रहा था। जाहिर है उनके जीवन से जुड़े प्रसंग हैं यहाँ पर। उषा उत्थुप के लिए। जब सब बचा रहे थे बेशकीमती असबाब सैलाब से, जब सब बचा रहे थे बेशकीमती असबाब सैलाब से, उसने बचाई चिट्ठियां प्रेम भरी। उन्हीं चिट्ठियों की डोंगी में वो उतरती रही पार बार बार झंझा बातों से। प्रेम ने बनाया हर वजन बेवजन इतना कि उन्हें तैरा कर पार की जा सके उफनती बरसाती नदी। चिट्ठियों में समाया प्रेम, समाया था उसकी आवाज में। उसने जिसे प्यार किया जब भी बेहद किया। वो पहली स्त्री थी माँ के बाद जिसकी आवाज से प्रेम किया जातक ने। वो पहली स्त्री थी माँ के बाद जिसकी आवाज से प्रेम किया जातक ने। जाना औरत का होना उसकी आवाज से, वो साकार होती थी आवाज में, जिसे सुनकर जाना जा सकता था सहज ही कि स्त्री ही रही होगी कोई आवाज को जनने वाली। जिसे सुनकर जाना जा सकता था सहज ही कि स्त्री ही रही होगी कोई आवाज को जनने वाली। अपनी अपनी खूबसूरत कृति को आवाज दी जिसने, आवाज कहकर आवाज में घुली थी काया, फुर्ती और गति उसकी। उसके सारे कटाव दिखते आवाज में। वह देह नहीं, खालिश आवाज थी खुरदुरी, प्रेमिल और कमनीय खसखसाहट से भरी। केवल देह होती भी नहीं स्त्रियां, केवल देह होती भी नहीं स्त्रियां,
गति, लय, ऊर्जा, रचना पुंज होती हैं, देह के आवरण में लिपटी, रचती हैं दुनिया जिससे, उतनी ही गति में लयबद्ध, प्रेमिल ऊर्जा से दीप्त। और ये एक और कविता एक दूसरी पॉप गायिका के लिए, जो अब नहीं है, शायद तो हैं और 70 से ऊपर की हो चुकी हैं, फिर भी गा रही हैं। ये कविता है नाजिया हसन के लिए। उसके आते ही खुला सदियों से बंद दरवाजा, उसके आते ही खुला सदियों से बंद दरवाजा, विशाल जर्जर बंदिशों और रवायतों का, जैसे खुलता है फिल्मों की भुतहा हवेली में, सुदीर्घ चर्र चर्र की आवाज के साथ अनुगूंजें सुनाई देती रही जिसकी, जीवन के इस छोर से उस छोर तक। उसके आते ही खुला सदियों से बंद दरवाजा, विशाल जर्जर बंदिशों और रवायतों का, जैसे खुलता है फिल्मों की भुतहा हवेली में, सुदीर्घ चर्र चर्र की आवाज के साथ अनुगूंजें सुनाई देती रही जिसकी, जीवन के इस छोर से उस छोर तक, जैसे खुली और साफ हवा में गहरी सांस भरती है स्त्री, फेफड़ों में हाथ उठा, जैसे खुली और साफ हवा में गहरी सांस भरती है स्त्री, फेफड़ों में हाथ उठा, गोईठा पाथने, माथे का बोझ पटकने के बाद, जैसे चिड़िया फैलाती है डैने नई उड़ान के लिए, जैसे भर जाता है ताजा और तेज हवा का झोंका भुतहा हवेली में, भरते हुए सुर संगीत कर्णप्रिय कोलाहल, लगभग वैसे ही वह आई। आते ही उसने आवाज दी, आहूत करती एक अदद उम्मीद, और दाखिल हो गई हमारी धड़कनों में, किसी का इजारा नहीं उमंग कहा उसने, किसी का इजारा नहीं उमंग कहा उसने, उतना ही औरतों और लड़कियों का जितना कि मर्दों का, उसने आवाज दी लरज दी, सुर और संगीत भरी, फिर कहा कुफ्र नहीं है संगीत, कुफ्र नहीं है संगीत, न उल्लास न खुद मुख्तारी औरतों की। इस तरह उसने बंदिशों, रवायतों, हिचक और कोहरे का हटाया हिजाब, जैसे कोई सुर्ख चमकदार भंवर, जैसे कोई सुर्ख चमकदार भंवर, लगभग वैसे ही वह आई, जैसे भरभरा कर गिरा खंडहर ख्यालों का, मानो चर्र चर्र की आवाज के साथ गिरा दरवाजा, जैसे दूर जा छिटकी बंदिशों, कायदों, परंपराओं की जंग खाई चूलें उसकी एक जुम्बिश से, वैसे ही वह लौट गई आते आते, वैसे ही वह लौट गई आते आते 36 बरस की भरी जवानी में, लेकिन गई कहाँ, ठहर गई, लेकिन गई कहाँ ठहर गई महाद्वीप की लड़कियों लड़कों की आंखों में। फिर सबने कहा एक स्वर में, लो वह आई, जीवन जीवन संगीत बनकर वह आई। और ये भी बड़ी साधारण सी कविता है, लेकिन हमारे मनुष्य होने को प्रश्नांकित करती है। अगर अनुमति होगी तो ये आखिरी कविता होगी। यह है सभ्यता कथा, शीर्षक है सभ्यता कथा। सभ्य कहे जाने के लिए अगले 2 अंगों को हमने हाथ बनाया, सभ्य कहे जाने के लिए अगले 2 अंगों को हमने हाथ बनाया, पिछले 2 को पैर, और धीरे धीरे तनकर खड़े हो गए। आस पास देखा,
थोड़े विस्मय, थोड़ी हिकारत से शेष जीवों को जंगली और चौपाया कहा, खुद को सभ्य और श्रेष्ठ। आसपास देखा, थोड़े विस्मय, थोड़ी हिकारत से शेष जीवों को जंगली और चौपाया कहा, खुद को सभ्य और श्रेष्ठ। जैसे जैसे सभ्य हुए हम, औरत को औरत और मर्द को मर्द पहचाना। हमने परिवार बनाए, परिजनों और अन्य जनों का भेद रचा। हमने परिवार बनाए, परिजनों और अन्य जनों का भेद रचा, समाज बनाए और समाजों के भीतर समाज। हमने बोलियां और भाषाएं बनाई, जातियां गढ़ी, कुनबे और कबीले, संप्रदाय और धर्म बनाए, अपने अपने नायक और नायिकाएं। फिर एक दूसरे को अलग करना, एक दूसरे से नफरत करना सीखा। हमने घर बनाए और खेत और गांव और रियासतें और देश अनेकानेक। सबकी चौहद्दियां खींची हमने, जैसे जैसे सभ्य हुए हम। खींचते गए विभाजक रेखाएं, चौहद्दियां, औरतों, मर्दों, कुनबों, कबीलों, संप्रदायों, गांव, रियासतों, देशों की चौहद्दियां। श्रेष्ठता के पैमाने तय किए हमने। किसी की औरत हथिया ले, या खेत, या खनिज, या गांव, या रियासत, वह श्रेष्ठ। श्रेष्ठता के पैमाने तय किए हमने। किसी की औरत हथिया ले, या गांव, या खेत, या खनिज, या गांव, या रियासत, वह श्रेष्ठ। किसी के घर में घुस जाए, या गांव या देश में मार काट करे, लूट मार या बलात्कार, वह श्रेष्ठ। अपनी चौहद्दी का जितना विस्तार करे, वह उतना ही श्रेष्ठ। इस तरह हमने देवी देवता रचे, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी बड़ी बड़ी देवानुकूल। इस तरह हमने देवी देवता रचे, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी बड़ी बड़ी देवानुकूल। विजेताओं को हमने सदा सदाचारी और पराजितों को दुर्गुणों की खान माना। कुछ बने प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट। श्रेष्ठता के मानकों में प्रमुख रही कुटिलता, या बाहुबल, या पौरुष। श्रेष्ठता के लिए हमने लड़ी लड़ाइयां, जातियों की श्रेष्ठता के लिए लड़ाइयां, धर्मों, आराध्यों की श्रेष्ठता के लिए लड़ाइयां, भाषाओं और सीमाओं की श्रेष्ठता के लिए लड़ाइयां, हथियारों की श्रेष्ठता के लिए लड़ाइयां, संपत्तियों और बाजारों के लिए लड़ाइयां। इस तरह लड़ते झगड़ते हम सभ्य हुए और श्रेष्ठ। अपने आदिम साथियों के बीच हम भूल गए मनुष्य होना था हमें। हम भूल गए मनुष्य होना था हमें, मनुष्यों के बीच बेहतर मनुष्य। किंतु हम आदिम ही रहे, स्वार्थी, बर्बर और धर्मांध। किंतु हम आदिम ही रहे, स्वार्थी, बर्बर और धर्मांध। और दिनेश जी कहते हैं, नीरज जी के प्रश्न के उत्तर मिल जाएं अगर समय हो। नीरज जी का प्रश्न, आपकी रचना प्रक्रिया में किन किन कवियों का प्रभाव रहा? किन कवियों के नाम बताऊं मैं? साहित्य में जिन कवियों को हम पाठ्यक्रमों में और पाठ्यक्रमों के बाहर पढ़ते आए हैं, प्राय उन सबका कुछ न कुछ अवदान है। और अवदान इसलिए है कि हमने उन्हें पढ़ा है, उनसे कविता की, साहित्य की समझ हासिल की है। जो आज के खासतौर से धूमिल के बाद के कवि हैं, उन कवियों का प्रभाव ज्यादा कहेंगे, क्योंकि वो शिल्प, वो कौशल हासिल किया उनसे।
कथ्य पर भी उनकी छाप है। लेकिन केवल 7वें 8वें दशक या उसके बाद के कवियों को श्रेय देने का औचित्य नहीं है। वो तो हमारे समय के रत्नाकार थे या हैं, जैसे थे इसलिए कि अभी मंगलेश जी चले गए, विष्णु खरे जी पहले जा चुके हैं। तो लेकिन शुरुआती कवियों से पंत को याद करें, निराला को याद करें, और केवल उन्हीं को क्यों, सबसे पहले जो मेरे दादाजी थे, बाबा कहते थे हम लोग, उनकी आदत थी कि सुबह स्नान के बाद वो तुलसीदास की रामायण या विनय पत्रिका का एक अंश पाठ करते थे। उनके पास हमेशा, और विनय बल्कि रामायण तो वो उसका धार्मिक कारण भी रहा होगा, लेकिन वो खुद उतने धार्मिक न थे। कुछ चीजों में थे, कुछ चीजों में नहीं भी थे। विनय पत्रिका का ज्यादा असर उन पर था, हमेशा से आने रखते थे। तो तुलसी से शुरू करें, सूर से शुरू करें, उन सब का असर कहीं न कहीं रहा है। जो कविता की परंपरा है हमारी, उसमें से किसी कवि को किनारे कर देने से नहीं चलेगा। उन सब का जो साहित्य है, उन सब का जो उन सब की जो देन है, उन सब का मिला जुला असर है। और हमारे निर्माण में जो ये पीछे से चले आए लोग हैं, वे कहीं न कहीं अपनी छाप छोड़ते हैं। अपना, चाहे वो प्रकट हो या ना हो, हम वो दिखाई दे रहा हो या नहीं, लेकिन उनका प्रभाव होता है। तो मैं हिंदी साहित्य की परंपरा के उन सभी कवियों को श्रेय देता हूँ, उन सब का आभार मानता हूँ। कहीं लिखा भी है मैंने कि उन सब की देन हूँ मैं, उन सब से निर्मित। और केवल हिंदी साहित्य क्यों, छिटपुट जो अंग्रेजी का साहित्य पढ़ा है, उसका भी असर है। शुक्रिया दिनेश जी वक्तव्य के लिए, प्रशंसा के लिए। मैं सब पढ़ नहीं रहा जानबूझकर। और मुझे लगता है इसके साथ इस कविता पाठ को विराम देना चाहिए। इतनी देर तक आप सबने मुझे बर्दाश्त किया, अपनी राय से, अपनी प्रतिक्रिया से उत्साहवर्धन किया। आप सबकी प्रतिक्रिया देखकर धन्यवाद का शब्द बहुत छोटा पड़ेगा। बहुत आभारी हूँ आप सबका। बहुत शुक्रिया। फिर किसी दूसरे अवसर पर हम लोग किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जनसुलभ पुस्तकालय और इसके संयोजक अर्पण कुमार जी। धन्यवाद सभी साथी।